शिमला भारत के पहाड़ों में बसा एक गहरा शहर है, जहां एक प्रसिद्ध सहायता मृत्यु सुविधा उन मरीजों के लिए है जिनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची है। लोग इस जगह को अंतिम प्रतीक्षा कक्ष कहते हैं, जहां इंसान शांति से, होश में और कानूनी रूप से स्वीकृत अपनी इच्छा के अनुसार अपनी यात्रा को समाप्त कर सकता है। उस शाम कमरा नंबर 3 साल के सबसे खास मामलों में से एक का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था। ईशा मेहरा, भारत के सबसे पुराने उद्योगपति घरानों में से एक की बेटी, एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी से 5 साल तक जूझने के बाद सब कुछ खत्म करने का फैसला कर चुकी थी। वो सिर्फ 24 साल की थी, लेकिन उसके पिता, उसकी मां और प्रक्रिया की निगरानी कर रहे डॉक्टर की नजरों में ईशा दर्द और निराशा के कारण 30 साल बूढ़ी लग रही थी। कमरा एक छोटे से अपार्टमेंट की तरह डिजाइन किया गया था, जिसमें नरम बिस्तर, आरामदायक कुर्सियां थीं और दीवार पर लटकी पेंटिंग्स में अमूर्त रेखाएं थीं, जो ना तो बहुत उदास थीं और ना ही बहुत खुश। रोशनी धीमी थी, पृष्ठभूमि का संगीत बहुत हल्का था, लगभग सुनाई नहीं दे रहा था। बस एक धुंधली उपस्थिति थी जो मन को शांत कर देती थी। मेज पर एक छोटा सा कंट्रोल डिवाइस अपने मालिक के बटन दबाने का इंतजार कर रहा था। शामक की पहली खुराक लेने के बाद मरीज को अंतिम खुराक सक्रिय करने से पहले विचार करने के लिए 10 मिनट का समय मिलेगा। वो खुराक उन्हें हमेशा के लिए ले जाएगी। मीरा उस कमरे में हमेशा की तरह हाथ में पोंछे का कपड़ा लिए और नजरें झुकाए हुए दाखिल हुई। वो इस प्रक्रिया में हल्की सहायता के लिए नियुक्त की गई सफाई कर्मी थी। वो 23 साल की एक मेहनती और शांत स्वभाव की भारतीय लड़की थी, जो कानूनी तौर पर दूसरे राज्य से यहां आई थी। अस्पताल में कोई भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मीरा हमेशा अपना काम अच्छी तरह से करती थी, बिना शोर मचाए, बिना सवाल किए। किसी को यह भी नहीं पता था कि उसके कपड़े के थैले में हमेशा एक छोटी सी शीशी होती थी, जिसमें उसकी नानी की बनाई हुई कड़वी जड़ी बूटियों का मिश्रण था। उसकी नानी, जिन्होंने उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पूरी जिंदगी देसी दवाइयां बनाई थी, ने मरने से पहले उसे ये शीशी दी थी। बस एक वाक्य कहा था, जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसके लिए वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हों, तो उन्हें ये महक देना। ईशा कमरे के बीच में कुर्सी पर बैठी थी, अविश्वसनीय रूप से दुबली पतली। उसके सुनहरे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, भले ही कमरा ठंडा नहीं था। सुनीता, प्रक्रिया की प्रभारी नर्स, शामक की पहली खुराक तैयार कर रही थी। डॉक्टर वर्मा चुपचाप मशीन से डेटा की निगरानी कर रहे थे। ईशा के माता पिता एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरे पर शांति बनाए रखने की कोशिश थी, लेकिन मां के निचले होंठ लगातार कांप रहे थे। उन्होंने विदाई कहने के लिए पर्याप्त साल बिताए थे। अब उन्हें बस अपनी बेटी के लिए एक बार अपनी आंखें बंद करनी थी। ईशा ने सिर उठाया और उसकी नजर मीरा से मिली, जो फर्श पर घुटने टेक कर पोंछा लगा रही थी। न जाने क्यों उसने आवाज दी, तुम आखिरी बार क्या सूंघना चाहोगी? मीरा एक पल के लिए रुक गई। फिर न जाने किस कारण से उसने अपने कपड़े के थैले में हाथ डाला, एक छोटी सी पुड़िया निकाली और उसे अपनी हथेली में खोला। उसमें से एक हल्की कड़वी और थोड़ी तीखी महक हवा में फैल गई, जो धूप में मसली हुई पत्तियों, थोड़ी लकड़ी, थोड़ी मिट्टी और किसी बहुत उदास चीज की गंध जैसी थी। ईशा ने भौहें सकोड़ी। ये क्या है? हर्बल चाय। जहरीली नहीं है, लेकिन बहुत कड़वी है। उसने और कुछ नहीं समझाया। किसी ने स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया, किसी ने रोका नहीं। सभी की आंखें संकेतकों, कंट्रोल पैनल और अपने मन की स्थिति पर टिकी थी। मीरा ने एक छोटा घूंट कप के ढक्कन में डाला और उसे ईशा के हाथ के पास ले आई। उस लड़की ने धीरे से सिर झुकाकर मीरा को देखा और फिर, जैसे खोने के लिए कुछ भी नहीं था, उसने उसे अपने मुंह से लगाकर एक घूंट पी लिया। जैसे ही चाय की बूंद उसकी जीभ पर लगी, ईशा बहुत ज्यादा कड़वाहट के कारण सिकुड़ गई। उसने एक झटके के साथ अपनी बांह हटाई। ये एक जीवित रहने की सहज प्रतिक्रिया थी। सुनीता अब तक शामक से भरी सिरिंज लेकर पास आ चुकी थी। ईशा ने धीरे से सिर हिलाया और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। वर्मा ने समय की जांच की। सब कुछ प्रक्रिया के अनुसार था, लेकिन 10 सेकंड से भी कम समय के बाद ईशा की आंखें बड़ी होने लगीं। उसकी पुतलियां, जो धसी हुई और बेजान थीं, जैसे कुछ रुक गया हो।
और फिर एक तेज चमक से जगमगा उठी हो। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया। उसकी पलकें लगातार झपक रही थीं और उसके कांपते हाथ ने कुर्सी का किनारा पकड़ लिया। वर्मा ने मॉनिटर के संकेतकों को देखा। दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई थी, असामान्य नहीं लेकिन अलग थी। सुनीता ने भौएं सिकोड़ी। ईशा, तुम्हें कैसा लग रहा है? लड़की ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर मीरा की ओर घुमाया, जैसे कि वो जीवन और मृत्यु के बीच अभी अभी उभरी एक पतली सी डोरी को खींचने की कोशिश कर रही हो। उसकी आवाज खुरदरी लेकिन स्पष्ट थी। रुको, मैं अभी मरना नहीं चाहती। कमरा डरावनी चुप्पी में डूब गया। ईशा की मां अंजलि तेजी से आगे बढ़ी। उसकी आवाज तीखी थी। उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मीरा सहज रूप से पीछे हट गई। लेकिन ईशा ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। नहीं, ये मैंने खुद कहा है। मुझे लग रहा है कि अभी कुछ बदला है। वर्मा ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने फाइल को फिर से देखा। मिस ईशा, आपने अभी शामक की खुराक ली है, अंतिम खुराक नहीं। आपके पास अभी भी अपना फैसला बदलने का पूरा अधिकार है। सुनीता अभी भी मीरा को शक की निगाह से देख रही थी। अंजलि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने मेरी बेटी को क्या पिलाया? ये क्या खेल है? मीरा ने अपने होंठ काट लिए। ईशा की नजरें अब भी उस पर टिकी थीं। उसने धीरे से सिर हिलाया और बहुत धीरे से कहा, यह सिर्फ मेरी नानी की चाय है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं नहीं चाहती थी कि आप एक बार फिर कोशिश किए बिना चली जाएं। वर्मा ने दो युवा महिलाओं को देखा, एक जो सफेद कपड़ों में थी, दूसरी जो फीके नीले रंग की वर्दी में थी, जिसके जूते किनारों से घिस चुके थे। दो दुनियाओं के दो रूप अचानक उस जगह पर टकरा गए जहां सब कुछ तय माना जा रहा था। ईशा ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे एक और कल दो। विक्रम, उसके पिता, स्तब्ध खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक प्रक्रिया जो मिनट दर मिनट तय की गई थी, अब सब कुछ एक वाक्य, एक हाथ पकड़ने, मौत के सामने एक हिचकिचाहट के कारण पटरी से उतर गया था, जिसके लिए वो सोचते थे कि उनकी बेटी तैयार है। डॉक्टर वर्मा अपनी निगरानी की जगह से उठे, ईशा के पास आए और अपनी आवाज को इतना धीमा किया कि बस सुना जा सके। आपके पास अभी भी इसे स्थगित करने का अधिकार है। शामक की खुराक का उपयोग करने के 30 मिनट के भीतर यदि आप होश में हैं और इलाज जारी रखने की इच्छा व्यक्त करती हैं, तो अस्पताल प्रक्रिया को रोक देगा। ईशा ने बस धीरे से सिर हिलाया। उसका हाथ अभी भी मीरा की कलाई पर था। सुनीता ने तुरंत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में एक नोट बनाया। इस बीच एलिजाबेथ, मां, जो शुरू से ही चुप थी, पास आई और अपनी बेटी का कंधा पकड़ लिया। कोई शब्द नहीं था, बस एक कोमल पकड़ थी, जैसे एक राहत की सांस छोड़ रही हो, जिसे कोई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। विक्रम गुस्से में परिवार के वकील को फोन करने के लिए मुड़ गया। उसे एक विदेशी सफाई कर्मचारी द्वारा प्रक्रिया में बाधा डालने की संभावना के बारे में स्पष्ट रूप से पूछने की जरूरत थी। उसके लिए ये केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि परिवार के सम्मान पर एक हमला था। इस बीच मीरा चुपचाप खड़ी रही। ना तो उसने अपना हाथ वापस खींचा और ना ही कुछ और कहा। उसने बस अपना सिर झुका लिया। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं था कि उसने अभी जो किया वो सही था या गलत, लेकिन वो जानती थी कि उस समय ईशा की आंखों में कुछ ऐसा था जो अब निराश नहीं था। 6 घंटे बाद एक आपातकालीन आंतरिक बैठक बुलाई गई। डॉक्टर वर्मा, नर्स सुनीता, कानूनी प्रतिनिधि और सुविधा की नैतिक समिति सभी उपस्थित थे। वहां वर्मा ने पूरी घटना का विवरण प्रस्तुत किया, इस बात पर जोर देते हुए कि मरीज ने अंतिम खुराक को सक्रिय नहीं किया था और अभी भी अपनी इच्छा बदलने के लिए कानूनी समय सीमा के भीतर थी। सब कुछ वैध था, सिवाय एक बात के। सहायक कर्मचारी का व्यवहार, जिसकी पूर्व सूचना विशेषज्ञ टीम को नहीं दी गई थी, संभवतः प्रक्रिया का उल्लंघन था। मीरा को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया। वो सीधी बैठी, उसके हाथ आपस में कसकर बंधे हुए थे। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन चिंता को छिपा नहीं सकती थी। उसने जो कुछ भी हुआ था उसे कदम दर कदम विस्तार से बताया। जब चाय में मौजूद पदार्थ के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि ये एक पारिवारिक जड़ी बूटी है। मुझे इसका वैज्ञानिक नाम नहीं पता।
मेरी नानी, जिन्होंने इसे बचपन से उगाया था, कहती थीं कि ये रक्त परिसंचरण में मदद करता है, दर्द कम करता है और अच्छी नींद लाता है। वो अब नहीं रहीं। बस यही चाय की शीशी बची है। कमरे में सभी की निगाहें वर्मा की ओर थीं। उन्होंने भौहें सिकोड़कर धीरे धीरे कहा, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मरीज ने बुरी तरह प्रतिक्रिया की है, लेकिन हम निर्णय में बदलाव लाने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो भी हो, ये व्यवहार अधिकार क्षेत्र से बाहर था। सुनीता ने सबसे पहले बात की, अगर हर कोई अपनी नानी की चाय यहां लाने लगे तो चिकित्सा प्रक्रिया का क्या रहेगा? मैं नहीं चाहती कि ये सुविधा लोक उपचारों के परीक्षण का स्थान बन जाए। किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन किसी ने समर्थन भी नहीं किया। पूरा कमरा जैसे किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा था जिसे कहने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। जबकि बैठक अभी भी अनिर्णीत थी, मरीज की तरफ से एक स्पष्ट बदलाव आया था। ईशा लगातार 6 घंटे सोई, 2 साल से अधिक समय में पहली बार। जब वो उठी तो उसने मीरा से फिर से मिलने का अनुरोध किया। वो धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें अब दवाओं के कारण धुंधली नहीं थी। उसने मीरा से कहा, क्या तुम और चाय लाई हो? मीरा ने नीचे देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। लेकिन मैं अब और देने की हिम्मत नहीं कर सकती, मुझे डांटा गया है। कोई बात नहीं, मैं बस इसे फिर से सूंघना चाहती हूँ। वो गंध मुझे याद दिलाती है जीवित होने का एहसास। ईशा धीरे से मुस्कुराई। मुस्कान अधूरी थी। लेकिन ये पहला संकेत था कि उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उस शाम के भोजन में हमेशा की तरह फीके सूप में सिर्फ होंठ डुबोने के बजाय ईशा ने आधी रोटी और 1 चम्मच दलिया खाया। उसकी मां अंजलि अपनी बेटी को देखती रही और कुछ बोल नहीं पाई। विक्रम अभी भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अब कम गुस्सा था। रात में सुनीता ने बताया कि मरीज के रक्तचाप के संकेतकों में हल्का सुधार हुआ है और नींद स्थिर है। यद्यपि कारण का निष्कर्ष निकालना असंभव था, ये स्पष्ट था कि शरीर अब पहले की तरह हर प्रयास का विरोध नहीं कर रहा था। अगले दिन ईशा ने कुछ दिनों के लिए सहायता मृत्यु की तारीख को स्थगित करने का औपचारिक अनुरोध किया। वो फिजियोथेरेपी, पोषण और यदि संभव हो तो निगरानी में उस हर्बल चाय का उपयोग करके जीवन की एक और कोशिश करना चाहती थी। आंतरिक परिषद दुविधा में थी। मरीज का मन बदलना कानूनी था, लेकिन हर्बल चाय के घटकों की पहचान नहीं की गई थी और इसका कोई नैदानिक रिकॉर्ड नहीं था। वर्मा ने चाय का नमूना रखने, विषाक्तता परीक्षण के लिए भेजने और परीक्षण अवधि के दौरान संकेतकों को रिकॉर्ड करने के लिए एक चार्ट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। मीरा को अब इसे खुद पिलाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो मरीज को सौंपे गए काम के अनुसार सहायता कर सकती थी। सुनीता अपडेट की गई फाइल तैयार करते समय एक बात पर ध्यान देती है। 3री मंजिल के गलियारे के कैमरे में मीरा को ईशा को कुछ देते हुए रिकॉर्ड किया गया था। ये मरीज द्वारा शामक की पहली खुराक लेने से पहले का फुटेज था। यद्यपि विवरण स्पष्ट नहीं था। ये सबूत था कि मीरा का अनुष्ठान से पहले संपर्क था। सुनीता ने उस क्लिप को एक अलग ड्राइव में सहेजा और फिर उसे आंतरिक प्रणाली पर भेज दिया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे उसने एक कमजोर बिंदु पकड़ लिया हो जिसे हर कोई नजरअंदाज कर रहा था। उस रात मीरा को डॉक्टर वर्मा के कार्यालय में बुलाया गया। उन्होंने उसे क्लिप दिखाई और पूछा, ये वही समय है जब तुमने चाय दी थी? मीरा कुछ सेकंड चुप रही और फिर सिर हिलाया। मेरा इरादा प्रक्रिया को बाधित करने का नहीं था। मैं बस उन्हें एक और कोशिश किए बिना जाते हुए नहीं देख सकती थी। वर्मा ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने उसे दोष नहीं दिया, लेकिन वो यहां हर मामले की वैधता के लिए सर्वोच्च रूप से जिम्मेदार थे। एक छोटी सी गलती पूरी प्रणाली को जांच के दायरे में ला सकती थी, निलंबित कर सकती थी और उसे जनमत के तूफानों में खींच सकती थी जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। क्या तुम जानती हो कि ये एक गंभीर मामला है? मैं जानती हूं, लेकिन अगर मुझे वापस जाने का मौका मिले तो भी मैं वही करूंगी। चुप्पी छा गई। फिर वर्मा ने धीरे धीरे कहा, कल से तुम ईशा को सीधे सहायता देना बंद कर दोगी। हम इलाज की निगरानी करना जारी रखेंगे। यदि परिणाम अच्छे हैं और चाय के नमूने में कोई समस्या नहीं है तो मैं फिर से विचार करूंगा। मीरा ने सिर झुका लिया। जब वो कमरे से बाहर निकली तो गलियारे की रोशनी उसके सीने में थकान की तरह लंबी और फैली हुई थी। इस समय कुछ भी स्पष्ट नहीं था,
लेकिन एक बात पर उसे यकीन था, ईशा बदल गई थी। उसकी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि ईशा ने खुद देखा था कि वो अभी भी जी सकती है। उस रात अंजलि मीरा के कमरे में आई। वो युवा लड़की के पास बैठ गई, एक छोटा रुमाल देते हुए। उसकी मां एक बहुत सख्त महिला थी, लेकिन जब वो पैदा हुई तो मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी, अगर उम्मीद है तो मैं उम्मीद चुनूंगी। धन्यवाद बेटी। सामने के गलियारे के कोने में सुनीता एक बार फिर कैमरे के फुटेज को रिवाइंड करते हुए स्क्रीन के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें मीरा के हाथ में चाय के ढक्कन की छवि से नहीं हटी। दीपक से प्रकाश गहरे रंग के तरल पर प्रतिबिंबित हो रहा था। तीसरे दिन जब से ईशा ने प्रक्रिया को स्थगित किया था, विशेषज्ञ परिषद ने औपचारिक रूप से 7 दिवसीय विशेष निगरानी अवधि शुरू करने का निर्णय लिया, जिसे स्वैच्छिक पुनर्प्राप्ति चिकित्सा कहा गया। इसे बाहर घोषित नहीं किया गया, कोई प्रेस नहीं, कोई मीडिया नहीं। सभी मापदंडों को पूरी तरह से दर्ज किया जाना था। दर्द का स्तर, रक्तचाप, हृदय गति, नींद की गुणवत्ता, गतिशीलता। शरीर का एक बड़ा नक्शा मुद्रित किया गया था, जिसमें रोगी द्वारा प्रतिदिन स्वमूल्यांकन के अनुसार दर्द वाले क्षेत्रों को लाल रंग में चिन्हित किया गया था। वर्मा ने ईशा की सहायता के लिए एक नया भौतिक चिकित्सक नियुक्त किया। आहार को भी समायोजित किया गया, मसालेदार और मीठे व्यंजनों को हटा दिया गया। और परीक्षण के परिणाम आने तक हर्बल चाय का उपयोग बंद कर दिया गया। लेकिन ईशा ने केवल सूंघने के लिए उस सुगंध के संपर्क में रहने की अनुमति मांगी। ये अनुरोध इस शर्त पर स्वीकार किया गया कि सब कुछ रिकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से दर्ज किया जाएगा। मीरा को ईशा के कमरे की ड्यूटी से हटाकर पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में स्थानांतरित कर दिया गया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस चुपचाप अपना सामान पैक किया और जड़ी बूटियों की शीशी वर्मा को परीक्षण के लिए भेज दी। उसका मन खाली था, ईशा से अलग होने के कारण नहीं, बल्कि इस भावना के कारण कि सब कुछ धीरे धीरे उन ताकतों के बीच एक गुप्त टकराव में बदल रहा था जिन्हें वो पूरी तरह से समझने में असमर्थ थी। अगली सुबह एक गुप्त बैठक में वर्मा ने घोषणा की कि ईशा के संकेतक छोटे लेकिन स्थिर सुधार दिखा रहे हैं। नींद औसतन 6 घंटे तक चली और स्व रिपोर्ट किए गए पैमाने पर दर्द का क्षेत्र 8 से घटकर 6 हो गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रोगी ने सक्रिय रूप से चलने फिरने के संकेत दिखाए, एक ऐसी चीज जो पिछले कई महीनों में कभी नहीं हुई थी। उसी दोपहर ईशा ने निगरानी में कमरे में कुछ कदम चलने का प्रस्ताव रखा। सुनीता ने चलने से पहले और बाद में रक्तचाप की जांच की। परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन बुरे भी नहीं थे। रोगी को चक्कर नहीं आया, रक्तचाप नहीं गिरा और दौरे फिर से नहीं पड़े। वो 3 कदम चली और फिर हाँफते हुए बैठ गई, लेकिन मुस्कुरा रही थी। रिया, ईशा की बहन, उस दिन वहां थी। उसने धीरे से ताली बजाई, जैसे हवा को तोड़ने से डर रही हो। रिया उस दिन से चुप थी जब से उसकी बहन ने सहायता मृत्यु के लिए पंजीकरण कराया था। उसने विरोध नहीं किया और ना ही समर्थन किया। लेकिन ईशा को केवल 3 कदम चलते हुए अपनी आंखों से देखकर उसकी आंखें भर आईं। रिया के विपरीत रोहन, सबसे बड़ा भाई, और भी ठंडा हो गया। उसने अपनी बहन की प्रगति के बारे में कुछ नहीं कहा, बस चल रही प्रक्रिया की वैधता के बारे में पूछने के लिए लगातार फोन करता रहा। जब वर्मा ने पूछा कि क्या परिवार पुनरावृत्ति अवधि के दौरान ईशा का समर्थन करने के लिए तैयार होगा यदि वो सहायता मृत्यु को छोड़ने का फैसला करती है, तो रोहन ने केवल जवाब दिया, यदि निर्णय उसका है तो परिणाम भी उसके होंगे। उसी समय शिमला के केंद्र के पास एक छोटे से कैफे में एक आदमी अपने लैपटॉप स्क्रीन पर पुरानी समाचार रिपोर्टों को ध्यान से देख रहा था। उसका नाम अर्जुन था, एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार जो कई बड़े समाचार पत्रों के साथ काम कर चुका था। उसे एक गुमनाम स्रोत से सूचना मिली थी कि हाल ही में एक सहायता मृत्यु मामले में कुछ असामान्य था। उत्सुकतावश अर्जुन ने ईशा मेहरा का नाम खोजा और वो ये जानकर चौंक गया कि ये परिवार कभी बायोमेडिकल क्षेत्र में एक बड़ा निवेशक था, जिसके कई वैश्विक दवा कंपनियों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। अर्जुन ने रिया के परिचित के रूप में अस्पताल में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। ये झूठ बोलते हुए कि वो न्यूरोलॉजिकल देखभाल उपचार के बारे में और जानना चाहता है। रिया ने इस शर्त पर अनिच्छा से सहमति व्यक्त की कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी।
अर्जुन ईशा से ठीक उस समय मिला जब वो दिन के दर्द वाले क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए शरीर के चार्ट पर चित्र बना रही थी। उसने सिर झुकाकर नमस्ते किया और धीरे से पूछा, मिस ईशा, मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि आपने अपना निर्णय क्यों बदला। ईशा ने उसे देखा और तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपने बाएं पैर के क्षेत्र पर हल्के नीले रंग की एक और लकीर खींचना जारी रखा और फिर मुड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ ऐसा है जिसे मैंने अभी तक पूरी तरह से आजमाया नहीं है। वो क्या था? एक घूंट चाय, एक हाथ पकड़ना, एक एहसास कि मैं अकेली नहीं हूं। अर्जुन ने हर शब्द अपने दिमाग में दर्ज कर लिया। जवाब चिकित्सक ये नहीं था, लेकिन एक लेख को चिंगारी देने के लिए पर्याप्त था। इस बीच शिमला विश्वविद्यालय के विश्व विज्ञान प्रयोगशाला में चाय के नमूने का प्रारंभिक विश्लेषण किया गया। प्रारंभिक परिणामों से पता चला कि कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं था, कोई स्पष्ट मतिभ्रम या विषाक्त पदार्थ नहीं था। हालांकि विशेषज्ञों ने कुछ कड़वे एल्कलॉइड यौगिकों की उपस्थिति का उल्लेख किया, जो उच्च खुराक में उपयोग किए जाने पर सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने नाम और क्रिया के तंत्र को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए और समय का अनुरोध किया। सुनीता को इस परिणाम की सूचना दी गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरे दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाई और फिर गलियारे के कैमरे के फुटेज के साथ कानूनी विभाग के प्रमुख को भेज दिया। उसके मन में अभी भी कुछ बेचैनी थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में मीरा से मिला। वो उसके बगल में बैठ गया जब वो खाने की मेज साफ कर रही थी। आप ही हैं जिन्होंने ईशा को चाय पिलाई थी? मीरा चौंक गई। वो कुछ सेकंड के लिए झिझकी और फिर सिर हिलाया। मैं आपका नाम नहीं लिखूंगा अगर आप नहीं चाहती, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्यों। मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने मेज साफ की, हाथ धोए और फिर बहुत धीरे से कहा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में उस व्यक्ति की छवि देखी जो मेरे हाथों में मरने का इंतजार कर रहा था। मेरी नानी भी दर्द में थी, थकी हुई थी और हार मान चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने पुरानी दवा की गंध फिर से सूंघी तो वो रोते हुए बोली कि मुझे अभी भी याद है कि मैं कौन हूं। मुझे लगा कि ईशा को भी ये याद रखने के लिए कुछ चाहिए कि वो कौन है। अर्जुन ने नोट्स लिए। उसके मन में कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होने लगी थी जितना उसने सोचा था। ये सिर्फ एक अजीब चिकित्सा मामला नहीं था, सिर्फ प्रक्रिया के उल्लंघन का मामला नहीं था, बल्कि दो लोगों की कहानी थी। एक जो मरने वाली थी, एक जो केवल बगल में खड़े होने की हिम्मत कर सकती थी, जो एक जीवन का मौका फिर से जगाने के लिए अंतिम क्षण में मिले। उसी रात अर्जुन ने स्वतंत्र प्रेस प्रणाली में लॉगिन किया, जहां वो सहयोग कर रहा था। उसने एक लेख का मसौदा तैयार करना शुरू किया, जिसका प्रारंभिक शीर्षक था, एक कड़वा घूंट, एक आने वाला कल, ईशा मेहरा का अधूरा फैसला। अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर रोहन अपने निजी वकील के साथ एक छोटे से बैठक कक्ष में बैठा था। उसने अखबार नहीं पढ़ा, लेकिन वो जानता था कि अगर ये कहानी बाहर फैल गई तो परिवार जनमत को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। किसी भी तरह ये कहानी अगले महीने की शेयर धारकों की बैठक से पहले रुकनी चाहिए। वकील चुप रहा। रोहन ने एक घूंट विस्की पी। उसकी आंखें कांच की खिड़की के बाहर रात में देख रही थीं। अगली सुबह अस्पताल का माहौल हमेशा की तरह शांत नहीं था। गलियारे के कैमरे से एक छोटी वीडियो क्लिप, जिसमें मीरा को शामक दवा का उपयोग करने से पहले ईशा को कुछ देते हुए दिखाया गया था, अचानक एक बहुत बड़े फॉलोअर्स वाले मेडिकल फोरम पर दिखाई दी। यद्यपि कप में तरल का विवरण स्पष्ट नहीं था, शीर्षक बहुत उत्तेजक रूप से रखा गया था। एक सफाई कर्मी ने एक अजनबी पानी के गिलास से करोड़पति की बेटी का सहायता मृत्यु का फैसला बदल दिया। ये खबर चिकित्सा समुदाय से परे तेजी से फैल गई। वेबसाइटों ने जादुई चाय, हाथों से इलाज करने वाली महिला, बाहरी व्यक्ति द्वारा सहायता मृत्यु में हस्तक्षेप जैसे वाक्यांशों के साथ सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दीं। टिप्पणियां दो स्पष्ट गुटों में विभाजित थीं। एक पक्ष का मानना था कि ईशा को एक गैर पेशेवर व्यक्ति द्वारा मानसिक रूप से हेरफेर किया गया था, जबकि दूसरा पक्ष मीरा की प्रशंसा कर रहा था, जैसे कि वो ठंडी चिकित्सा के अंधेरे के बीच एक प्रकाश की किरण हो। 24 घंटों के भीतर अस्पताल के फोन लगातार बज रहे थे। प्रेस गेट के सामने जमा हो गया और मामले के प्रभारी डॉक्टर से साक्षात्कार की मांग की।
वर्मा को एक संक्षिप्त बयान जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मरीज ईशा मेहरा की सभी देखभाल प्रक्रियाएं कानूनी रूप से और भारतीय चिकित्सा परिषद की सख्त निगरानी में की जा रही हैं। अनुमत सूची के बाहर किसी भी प्रकार की दवा का उपयोग नहीं किया जा रहा है। हालांकि देश के सबसे बड़े मेडिकल वेबसाइट के पीछे के संगठन ने जल्दी से एक लेख के साथ जवाब दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सूची में नाम न होने का मतलब ये नहीं है कि इसका कोई प्रभाव नहीं है, और सवाल ये उठाया गया था कि क्या आधुनिक चिकित्सा वास्तव में उम्मीद से बाहर हो गई है या बस उसे खारिज कर रही है जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकती। उस लहर के बीच एक नया नाम अचानक सामने आया, हेल्वानटेक। स्विट्जरलैंड में मुख्यालय वाली एक दवा कंपनी। ये वही इकाई थी जो ईशा जैसी न्यूरोलॉजिकल दर्द सिंड्रोम के लिए एक विशेष दवा विकसित कर रही थी। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि एक गंभीर चिकित्सा सुविधा ने एक अज्ञात मूल की चिकित्सा को एक विशेष उपचार प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने दिया। विज्ञप्ति में मीरा का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया था, लेकिन भाषा में व्यंग्य छिपा नहीं था। ये ध्यान देने योग्य है कि हेल्वानटेक अपनी दवा के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के अंतिम चरण में था, जिसकी कीमत प्रति उपचार दौर में हजारों यूरो होने का अनुमान था। अगर हर्बल चाय की कहानी वास्तव में प्रभावी साबित होती है, भले ही केवल सहायक प्रभाव के रूप में, तो उनकी पूरी संचार रणनीति जो उन्होंने तैयार की थी ढह जाएगी। इस बीच ईशा धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्रगति करती रही। वो बिना सहारे के 10 कदम चल सकती थी। चम्मच पकड़ते समय उसके हाथ अब कांपते नहीं थे और वो साफ सुथरी लिखावट में अपनी डायरी फिर से लिख सकती थी। उसे अभी भी चाय का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन हर सुबह वो पत्तियों से लिपटे कपड़े के टुकड़े से सुगंध सूंघने के लिए कहती थी। अजीब बात ये थी कि हर बार ऐसा करने के बाद उसके हृदय गति और रक्तचाप अधिक स्थिर हो जाते थे, हालांकि कोई भी कारण की व्याख्या नहीं कर सका। जनमत के दबाव में अस्पताल को जांच लंबित रहने तक मीरा को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्मा ने व्यक्तिगत रूप से निर्णय दिया। उसने बिना कुछ कहे कागज लिया, बस उसे चुपचाप मोड़ा और सिर हिलाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस कुछ अफसोस जैसा था। नौकरी से निकाले जाने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वो अब हर दिन ईशा से नहीं मिल पाएगी। उस दोपहर रिया रसद कर्मचारियों के लिए बने छोटे से कमरे में मीरा को खोजने आई। वो अपने साथ भोजन का एक थैला और एक लिफाफा लाई थी। मेरी बहन ये तुम्हें भेजना चाहती है, उसने कहा। अगर मैं मीरा दीदी से दोबारा नहीं मिल पाऊं तो कृपया रिया दीदी से ये देने के लिए कहना। मीरा ने उसे खोला। अंदर एक हाथ से लिखा पत्र था। लिखावट अभी भी कांप रही थी, लेकिन स्पष्ट थी। आपने मुझे एक ऐसी बात सिखाई जो इतने सारे प्रोफेसर नहीं सिखा सके। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास डिग्री हो उसी पर विश्वास हो, और हर कोई जो सफेद कोट नहीं पहनता वो बाहरी व्यक्ति नहीं है। अगर मैं 1 दिन 2 दिन और जीती हूं तो ये आपकी चाय के घूंट की वजह से है। मुझे वापस खींचने के लिए धन्यवाद। मीरा रोई नहीं, लेकिन जैसे ही रिया मुड़ी, वो दरवाजे पर चुपचाप खड़ी रही। उसके हाथ में पत्र हल्का कांप रहा था। वो जानती थी कि अब से कहानी उसके हाथ में नहीं रहेगी। उसी रात क्षेत्रीय नैतिक परिषद के कार्यालय में एक वरिष्ठ डॉक्टर ने एक असाधारण बैठक बुलाई। उन्होंने हर जगह से समाचार पढ़े और फिर मेज के चारों ओर अपने सहयोगियों को देखा। हम इस तरह की कहानी को मीडिया के हंगामे में दबने नहीं दे सकते। अगर कोई खतरा है तो हमें रुकना होगा, लेकिन अगर कोई अवसर है तो हम उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वर्मा, जो एक सख्त व्यक्ति थे, ने पहली बार एक ऐसा वाक्य कहा जिस पर उन्हें खुद विश्वास नहीं था कि वो कह सकते हैं। शायद ये एक नई अवधारणा को स्वीकार करने का समय है, कोशिश करने का अधिकार। यदि रोगी सभी आधुनिक तरीकों को अस्वीकार करता है तो उसे उस पर विश्वास करने का अधिकार है जिसे वो मानता है। परिषद ने इस लोक चिकित्सा को एक व्यक्ति परीक्षण मॉडल के रूप में निगरानी करने की एक अस्थायी योजना को मंजूरी दी, लेकिन सख्त निगरानी, सांख्यिकीय संकेतकों और मौजूदा चिकित्सा उपचारों के साथ समन्वय के तहत सभी लागतें दर्ज की जाएंगी। सभी डेटा पारदर्शी रूप से रिपोर्ट किए जाएंगे। अगले ही दिन ईशा को एक विशेष चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया। दरवाजे पर एक नया चिन्ह लगाया गया था, स्वैच्छिक निगरानी परीक्षण, चरण 20 घंटे।
मीरा की जगह एक अलग निजी नर्स नियुक्त की गई थी, लेकिन कोई भी उस भावना को प्रतिस्थापित नहीं कर सका जो ईशा को कभी मिली थी। हर बार जब मीरा कमरे में प्रवेश करती थी तो एक हल्की, शब्दहीन, दबाव रहित भावना होती थी। जैसे सबसे निराशाजनक समय में किसी प्रियजन की गर्मी। अर्जुन के डेस्क पर दूसरे लेख का मसौदा तैयार हो चुका था। इस बार उसने चौंकाने वाला शीर्षक इस्तेमाल नहीं किया। उसने एक साधारण पंक्ति लिखी, मैं मरी नहीं थी, मुझसे बस पूछा नहीं गया था। और जैसे ही लेख प्रकाशित हुआ, इसे पहले 3 घंटों में ही हजारों बार साझा किया गया। इसलिए नहीं कि हर कोई हर्बल चाय में विश्वास करता था, बल्कि इसलिए कि हर किसी को कभी न कभी ये पूछे जाने की जरूरत थी, क्या तुम जारी रखना चाहते हो? अस्पताल के भूतल पर मीरा उस दरवाजे के सामने खड़ी थी जो हमेशा के लिए बंद होने वाला था। उसके हाथ में एक और लिफाफा था, अनिश्चितकालीन निलंबन का निर्णय। उसके पीछे गलियारे से हवा का एक हल्का झोंका आया। सामने दरवाजा बंद होने से पहले आखिरी बार धीरे से चरमराया। 1 हफ्ते बाद ईशा क्षेत्रीय चिकित्सा नैतिक परिषद के सामने एक बंद सुनवाई में बैठी। पहली बार उसने अपने सहायता मृत्यु को स्थगित करने के फैसले के बारे में खुद बात की। उसके पास कोई वकील नहीं था, कोई तैयार भाषण नहीं था, बस एक व्यक्तिगत नोटबुक और एक शांत नजर थी। मैं यहां अपने दर्द को नकारने के लिए नहीं हूं, मैं ये घोषित करने के लिए भी यहां नहीं हूं कि मैं ठीक हो गई हूं, लेकिन अगर कई वर्षों के अप्रभावी उपचार के बाद मुझे अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव महसूस होता है, तो मैं कोशिश जारी रखना चाहती हूं, भले ही ये सिर्फ 30 और दिन हो। लकड़ी के दरवाजे के पीछे डॉक्टर, विशेषज्ञ और कानूनी प्रतिनिधि एक लंबी कतार में बैठे थे। किसी ने उसे नहीं टोका, केवल सचिव चुपचाप हर शब्द लिख रहा था। ईशा ने आगे कहा, उसकी आवाज ना तो ऊंची थी ना ही नीची, लेकिन बिल्कुल भी कांप नहीं रही थी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मीरा की चाय एक दवा है, लेकिन मैं जानती हूं कि उस गंध ने मुझे ये महसूस कराया कि मैं अभी भी एक इंसान हूं, ना कि एक शरीर जो अंत की प्रतीक्षा कर रहा है। शायद इसी भावना के कारण मैं और जीना चाहती हूं। अगर कोई मरने वाला व्यक्ति थोड़ा और जीना चाहता है, तो उसे अनुमति क्यों नहीं दी जाती? उस सवाल ने माहौल को धीमा कर दिया। कमरे के अंत में बैठे एक वरिष्ठ डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। सचिव ने एक पल के लिए लिखना बंद कर दिया। सुनवाई के अंत में परिषद ने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन उसी दिन वर्मा को सूचित किया गया कि ईशा ने आधिकारिक तौर पर अपनी सहायता मृत्यु की इच्छा वापस ले ली है और 30 और दिनों के लिए जीवन परीक्षण के लिए पंजीकरण कराया है। शर्त ये थी कि पूरी प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी की जाएगी, जिसमें चिकित्सा उपचार और डॉक्टर की देखरेख में हर्बल थेरेपी दोनों का संयोजन होगा। मीरा को अभी भी वापस आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अगर प्रारंभिक परिणाम स्पष्ट सुधार दिखाते हैं तो अस्पताल रोगी देखभाल प्रक्रिया में उसकी भूमिका पर फिर से विचार करेगा। उसी दोपहर वर्मा व्यक्तिगत रूप से ईशा के कमरे में गए। वो अपने साथ कोई फाइल या दवा नहीं लाए थे। मैं माफी मांगने आया हूं, उन्होंने सीधे कहा। ईशा ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखा। उस पर शुरू से विश्वास ना करने के लिए उसने पूछा, एक ऐसी जीवन इच्छा को कम आंकने के लिए जो किसी और जैसी नहीं थी। वर्मा ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे एक व्यक्ति परीक्षण के लिए एक सहमति पत्र दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि रोगी सभी जोखिमों को स्वीकार करता है और साथ ही यदि उसे ये अनुपयुक्त लगता है तो किसी भी समय चिकित्सा को रोकने का अधिकार है। ईशा ने बिना किसी हिचकिचाहट के हस्ताक्षर कर दिए। उस रात रिया अपनी बहन से मिलने आई। दोनों बहनें खिड़की के पास बैठकर संतरे का जूस पी रही थीं। ईशा ने पहले बात शुरू की, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी एक मदद करो। क्या? मैं चाहती हूं कि मीरा को भुलाया ना जाए। रिया ने अपनी बहन की आंखों में देखा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं उसके लिए कहीं रहने का अस्थायी इंतजाम कर दूंगी और तुम ठीक होने पर ध्यान दो। अगली सुबह मीरा ने शिमला छोड़ दिया, पहाड़ों से होकर जाने वाली लंबी दूरी की बस में। उसने किसी से विदाई नहीं ली और ना ही ज्यादा सामान लिया, बस एक छोटा सा हैंडबैग जिसके अंदर उसकी नानी की पुरानी नोटबुक, चाय के कुछ बचे हुए पैकेट और एक घिसे हुए कंधे वाला मोटा कोट था। उसे नहीं पता था कि वो कब तक रहेगी और ना ही पता था कि वो वापस आ पाएगी या नहीं।
लेकिन उसका मन भारी नहीं था। कम से कम ईशा ने जीना चुना था। रिया ने मीरा के लिए बगीचे के पीछे स्थित एक लकड़ी के घर में एक छोटा कमरा व्यवस्थित किया और उसे खाना पकाने और बगीचे की सफाई में मदद करने के लिए रखा। रात में वो दीवारों पर चिपकाए गए शब्दावली के रंगीन कागजों से जर्मन सीखती थी। जीवन इतना शांत था जैसे वो एक अनाम अंतराल में जी रही हो। अस्पताल की ओर से वर्मा ने ईशा की सहायता जारी रखने के लिए एक तटस्थ नर्स को नियुक्त किया। हालांकि उन्होंने अभी भी उस व्यक्ति को रोगी की प्रतिक्रियाओं को सावधानीपूर्वक दर्ज करने के लिए कहा, हर बार जब वो चाय की गंध सूंघती थी, भले ही वो पी न रही हो। उसी समय अस्पताल की हर्बल दवा परिषद ने एक भारतीय प्रोफेसर जोशी, जो जड़ी बूटियों के अध्ययन में विशेषज्ञ थे, से संपर्क किया ताकि मीरा द्वारा उपयोग किए गए मिश्रण के सभी घटकों का फिर से मूल्यांकन किया जा सके। ये सार्वजनिक नहीं था, लेकिन छिपाया भी नहीं गया था। अगले 2 हफ्तों के दौरान ईशा के संकेतक में सुधार जारी रहा। उसे अब उच्च खुराक वाली दर्द निवारक दवाओं की आवश्यकता नहीं थी। दर्द की अनुभूति केवल एक पैर और पीठ के निचले हिस्से में बची थी, लेकिन तीव्रता 3/10 के स्तर तक कम हो गई थी। विशेष रूप से उसने सपने देखना शुरू कर दिया, एक ऐसी घटना जिसे उसने पिछले 3 वर्षों से महसूस नहीं किया था। हर सुबह ईशा अपनी डायरी खुद लिखती थी। किसी दिन बस कुछ पंक्तियां। मैंने खुद को एक पहाड़ी पर देखा, मैं एक अज्ञात बच्चे पर मुस्कुराई, मैंने अपने बालों से हवा के गुजरने की आवाज़ सुनी और मुझे ठंड नहीं लगी। लेकिन उसके लिए वे पंक्तियां किसी भी नुस्खे से ज्यादा कीमती थीं। एक सुबह वर्मा हाथ में एक कागज का पैकेट लेकर उसके कमरे में आए। उन्होंने उसे बिना कुछ कहे मेज पर रख दिया। ईशा ने उसे खोला। अंदर एक छोटा सा चाय का पैकेट था, जो लाल धागे से सावधानी से बंधा हुआ था, और उस पर हाथ से लिखा एक नोट था, परीक्षण चाय, निगरानी में उपयोग के लिए, 3 ग्राम प्रतिदिन, और कुछ नहीं। उसने ऊपर देखा। वर्मा ने सिर हिलाया। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि इस चीज का कोई वास्तविक प्रभाव है, लेकिन कुछ चीजों को सत्यापित करने के लिए और समय चाहिए। उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई और कप में गर्म पानी डाला। परिचित सुगंध धीरे धीरे एक कोमल स्मृति की तरह फैल गई। ईशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, दोनों हाथों से चीनी मिट्टी के कप को पकड़ लिया। पिया नहीं, बस उसे अपनी हथेलियों में ऐसे रखा जैसे जीवन के एक हिस्से को फिर से गले लगा रही हो, जो लगभग गायब हो गया था। मीरा को रिया से एक संदेश मिला। उसने फिर से चाय पीना शुरू कर दिया है। निगरानी में सब कुछ ठीक है। मीरा ने पढ़ने के बाद जवाब नहीं दिया। वो बगीचे में गई, कुछ और सुगंधित घास तोड़ने के लिए झुकी, उन्हें धोया और बरामदे के पास धीरे से सुखाया। किसी ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसने इसे एक आदत के रूप में किया, जैसे कुछ फिर से शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। उस रात रोहन को हिलवांटेक के एक कर्मचारी से एक आंतरिक रिपोर्ट मिली, जिसमें केवल 2 पंक्तियां थीं। ईशा की कहानी नए शेयरधारकों के समूह को बहुत प्रभावित कर रही है। यदि स्थिति फैलती रही तो हम नियंत्रण खो देंगे। रोहन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसमें कागज को देखा, फिर उसे कुचलकर कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन उसके मन में वो जानता था कि मामला और लंबा नहीं खींचा जा सकता। परीक्षण चिकित्सा के 8वें दिन ईशा अपने शरीर में एक अजीब एहसास के साथ उठी। ना तो दर्द और ना ही सुन्नता, बस एक खालीपन, जैसे किसी ने नींद में उसके हाथों और पैरों से सारी गर्मी निकाल ली हो। वो उठी, उसे हल्का चक्कर आया, उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था और उसने पानी का गिलास फर्श पर गिरा दिया। ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। वर्मा केवल 10 मिनट में पहुंचे। रक्तचाप गिरा हुआ था, हृदय गति धीमी थी, और बुखार न होने के बावजूद पूरा शरीर ठंडा था। उन्होंने तत्काल रक्त परीक्षण का आदेश दिया और सभी हर्बल चाय बंद कर दी, साथ ही दर्द निवारक दवाओं के उपयोग के शेड्यूल की जांच करते हुए। उन्होंने पाया कि ईशा ने 2 दिन पहले बिना बताए ओपियोइड लेना बंद कर दिया था। मुझे लगा कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन परीक्षण के परिणामों से पता चला कि उसके रक्त में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर गंभीर रूप से असंतुलित था, पोटेशियम कम, सोडियम कम। लंबे समय तक निर्जलीकरण के संकेत। वर्मा पोषण संबंधी रिकॉर्ड को फिर से देखते हुए चौंक गए। ईशा ने पिछले 3 दिनों में लगभग पर्याप्त भोजन नहीं किया था,
केवल चाय और थोड़ा पतला दलिया पिया था। वो उसके बिस्तर के पास बैठ गए। उनकी आवाज सामान्य से अधिक कठोर थी। आप अपनी भावनाओं के अनुसार सब कुछ तय नहीं कर सकती। यदि आप चिकित्सा जारी रखना चाहती हैं तो आपको वास्तव में सहयोग करना होगा। ईशा ने सिर हिलाया। उसके सूखे होंठ कसकर बंद थे। वो जिद्दी नहीं थी, बस कई सालों तक दवाओं पर निर्भर रहने के बाद वो उनके बिना जीने की कोशिश करना चाहती थी। लेकिन ये पता चला कि आहार या नींद में बदलाव किए बिना दवा छोड़ने से शरीर की भरपाई करने की ताकत नहीं थी। उस छोटी सी आपात स्थिति के बाद एक पोषण विशेषज्ञ द्वारा आहार को फिर से डिजाइन किया गया। ईशा को एक विशेष खनिज पानी का उपयोग करना पड़ा, जिसमें खनिज लवण, हल्के प्रोटीन, उबली हुई सब्जियां और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर दलिया शामिल था। हर्बल चाय को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया और स्थिति स्थिर होने पर ही फिर से शुरू किया गया। सुनीता, वो नर्स जिसने कभी मीरा पर शक किया था, अब सीधी देखभाल करने वाली थी। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन चुपचाप ईशा को चम्मच से खाने में मदद करती थी। उसकी आंखों की हर हरकत, सोते समय उसकी हर सांस पर नजर रखती थी। कभी कभी वो बिस्तर के पास खड़ी होकर देखती थी कि ईशा एक छोटे तकिए को गले लगाकर लेटी है। उसके हाथ जड़ी बूटियों की गंध वाले कपड़े को सहला रहे हैं, तो उसकी आंखें भी नरम हो जाती थीं। वर्मा ने प्रोफेसर जोशी को फोन किया, जिन्होंने हर्बल चाय में प्रत्येक घटक का विश्लेषण करना शुरू कर दिया था। वे मिश्रण में 3 सबसे प्रमुख जड़ी बूटियों का चयन करने पर सहमत हुए। कालमेघ, हड़जोड़ और केंचुआ, इन तीनों के लोक कथाओं में सूजन रोधी, परिसंचरण में सहायक और न्यूरोलॉजिकल दर्द को कम करने की क्षमता के बारे में रिकॉर्ड थे। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि इन 3 सामग्रियों का संयोजन, साथ ही सुखाने और शहद के साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाने की विधि, एक ऐसा मिश्रण बनाती है जो सहानुभूति प्रतिक्रिया को हल्के से उत्तेजित करने की क्षमता रखता है। ये बताता है कि क्यों पहले घूंट ने ही ईशा को शामक की खुराक के बाद जगा दिया। ये किसी चमत्कार के कारण नहीं था, बल्कि कड़वे स्वाद ने जीभ, गले और सहानुभूति गैंग्लिया के क्षेत्र को सक्रिय कर दिया, जिससे शरीर को सुस्ती की स्थिति से बाहर खींच लिया गया। वर्मा ने फोन पर प्रोफेसर जोशी की रिपोर्ट को ध्यान से सुना और फिर विचार मग्न हो गए। तो जो मीरा लाई थी वो कोई इलाज की दवा नहीं थी, बल्कि एक सही समय पर जगाने वाली दस्तक थी। प्रोफेसर की आवाज स्थिर थी। वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो समझती है कि मरीज को किस भावना की जरूरत है। ये वो चीज है जिसे विज्ञान कभी-कभी छूने में बहुत लंबा समय लेता है। इस बीच ईशा ने नए भौतिक चिकित्सा अभ्यास शुरू किए। अब कमरे में चलना नहीं, बल्कि अंधेरे में 10 मिनट तक स्थिर खड़े रहने की चुनौती थी, ताकि दृष्टि पर निर्भर हुए बिना संतुलन की क्षमता का परीक्षण किया जा सके। ये अभ्यास उसके सोचे हुए से ज्यादा कठिन था। पहले 2 मिनट धीरे धीरे बीते। तीसरे मिनट में पैर की मांसपेशियां हल्के से कांपने लगी। 5वें मिनट तक उसकी गर्दन के पीछे पसीना आने लगा। सुनीता सुरक्षात्मक फ्रेम के बाहर खड़ी थी और हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। लेकिन जब 8वां मिनट आया तो ईशा गिर पड़ी। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसे अभ्यास के फर्श पर लिटा दिया। मैं ठीक हूं, ईशा ने तेजी से सांस लेते हुए कहा। बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया। पहली बार उस सख्त नजर में नरमी आई। चिकित्सा में अभी 4 दिन और बाकी हैं। अगर तुम एक ऊपर उठते हुए व्यक्ति के रूप में समाप्त करना चाहती हो तो तुम्हें पूरा खाना खाना होगा, सही समय पर आराम करना होगा और कुछ भी ज्यादा नहीं करना होगा। ईशा ने सिर हिलाया। उस संक्षिप्त क्षण में 2 विपरीत लगने वाली महिलाओं के बीच एक नया धागा जुड़ गया था। उस रात रिया अस्पताल आई। वो अपने साथ एक छोटा पैकेट लाई थी, जिसके अंदर मीरा के हाथ से लिखे कुछ नोट्स थे, जिसमें परिधीय न्यूरोपैथी से पीड़ित व्यक्ति के लिए एक्यूप्रेशर मालिश के निर्देश थे। साथ में शरीर का एक चित्र था, जिसमें हल्के से दबाए जाने वाले बिंदुओं के स्थान, सांस लेने और भाप के साथ समन्वय करने का तरीका चिन्हित था। वर्मा ने रिकॉर्ड को देखा और उसे दीपक के नीचे रखा। उसने चिकित्सा नहीं पढ़ी है, लेकिन प्रस्तुति का तरीका स्पष्ट और अस्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि उसने पहले भी किसी की देखभाल की है। रिया मुस्कुराई। मीरा की नानी अपने गांव में एक अनुभवी वैद्य थीं। उन्होंने अपनी लगभग पूरी जिंदगी का ज्ञान अपनी पोती को दिया।
वर्मा विचारमग्न हो गए और फिर उन्होंने तकनीकी विभाग को फोन करके मालिश के निर्देशों को बड़े आकार में प्रिंट करने और उन्हें परीक्षण चिकित्सा के हिस्से के रूप में विशेष चिकित्सा कक्ष में लटकाने का अनुरोध किया। अस्पताल के बाहर पत्रकार अर्जुन को एक गुमनाम लिफाफा मिला। अंदर दवा कंपनी हेलवांटेक की एक आंतरिक रिपोर्ट की एक प्रति थी, जिसका शीर्षक था HX13 चरण 2 के परिणाम निचले अंगों में पुराने दर्द के लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं। अर्जुन ने हर पन्ना पलटा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। साथ में एक हाथ से लिखा नोट था। अगर उन्हें पता चले कि एक सस्ती जड़ी बूटी उनकी विकसित की जा रही दवा से ज्यादा प्रभावी है, तो आपको क्या लगता है कि वे क्या करेंगे? अर्जुन ने फाइल को अपने बैग में डाल लिया। वो जानता था कि खेल अब बीमार के कमरे में नहीं था। ये शेयरधारकों के हॉल, मीडिया और उन हाथों में पहुंच गया था जो लाभ से जीवन को हेरफेर करना चाहते थे। गोपनीय दस्तावेज प्राप्त करने के 3 दिन बाद अर्जुन ने एक चेतावनी प्रकृति का लेख प्रकाशित किया, जिसमें किसी भी व्यक्ति या निगम का नाम नहीं लिया गया। शीर्षक केवल एक पंक्ति का था, क्या कोई एक घूंट चाय से डर रहा है। लेख की शुरुआत इस घटना से हुई कि एक मरीज जिसने कभी सहायता मृत्यु के लिए पंजीकरण कराया था, आंशिक रूप से ठीक हो गया था। महंगी दवाओं के कारण नहीं, बल्कि एक अपरिचित हर्बल मिश्रण के कारण। वहां से उसने ये सवाल उठाया कि क्या डर प्रभावशीलता में नहीं है, बल्कि इस तथ्य में है कि ये चीज नियंत्रित करने के लिए बहुत सस्ती, बहुत सरल है। इस पोस्ट ने स्वास्थ्य मंचों और मुख्यधारा के प्रेस में हलचल मचा दी, लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया एक अलग दिशा से आई। हेलवांटेक से जुड़ी एक निजी प्रयोगशाला ने एक नए परीक्षण के परिणाम की घोषणा की। रोगी द्वारा उपयोग किए गए चाय के मिश्रण में एक अज्ञात एल्कलॉइड था, जो लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। घोषणा में ये निष्कर्ष निकाला गया कि बिना जांच के औषधीय सामग्री का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, खासकर जब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं की गई जानकारी सोशल मीडिया पर एक वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में फैलती है। तुरंत चिकित्सा समाचार साइटों ने एक साथ इस घोषणा को प्रकाशित किया। मीरा का नाम फिर से उल्लेख किया गया, इस बार बिना किसी लाग लपेट के। नौकरानी ने स्वेच्छा से रोगी को एक अजीब पदार्थ दिया, या अनियंत्रित नुस्खा यूरोपीय चिकित्सा की प्रतिष्ठा को खतरा है, जैसे वाक्यांश बहुतायत में दिखाई दिए। अपने छोटे से घर में मीरा ने फोन पर हर पंक्ति पढ़ी और कुछ नहीं कहा। वो आश्चर्यचकित नहीं थी और ना ही क्रोधित थी। उसने बस उस चाय की गंध के बारे में सोचा, जिसे ईशा हर सुबह सूंघती थी। वो गंध वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक समस्या हो सकती है, लेकिन एक निराश व्यक्ति के लिए ये उन्हें जीवन में बनाए रखने वाली अंतिम स्मृति थी। रिया ने जल्दी से वर्मा को फोन किया। बातचीत केवल कुछ मिनटों तक चली, लेकिन ये उनके लिए एक गहरी सांस लेने के लिए पर्याप्त थी। फिर उन्होंने प्रोफेसर जोशी से संपर्क किया और अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय की स्वतंत्र प्रयोगशाला से परीक्षण के परिणाम उम्मीद से पहले प्रकाशित किए जाएं। केवल 2 दिन बाद आधिकारिक रिपोर्ट भेजी गई। पूरे चाय के नमूने का 3 स्वतंत्र विशेषज्ञ समूहों द्वारा विश्लेषण किया गया। निष्कर्ष ये था कि इसमें कोई प्रतिबंधित पदार्थ, कोई नशीला एल्कलॉइड या न्यूरोटॉक्सिन नहीं था। मुख्य घटकों में कालमेघ, हड़जोड़, केंचुआ, शहद और कुछ प्राकृतिक आवश्यक तेल शामिल थे। सभी सुरक्षित सांद्रता में थे और सदियों से लोक चिकित्सा में उपयोग किए जाते रहे हैं। प्रोफेसर जोशी ने एक विस्तृत विश्लेषण भी संलग्न किया, जिसे विषाक्त माना जाने वाला एल्कलॉइड वास्तव में हड़जोड़ की पुरानी पत्तियों में पाया जाने वाला एक परिवर्तित फ्लेवोनॉइड था, जो कम खुराक और कम समय में कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता। सभी एल्कलॉइड्स को खतरनाक मानना अवैज्ञानिक था। वर्मा ने व्यक्तिगत रूप से अस्पताल में एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। कैमरे के सामने उन्होंने वस्तुनिष्ठ डेटा प्रस्तुत किया। दर्द के संकेतक, नींद, गतिशीलता का स्तर, न्यूरोलॉजिकल परीक्षण, सभी ने ईशा में स्पष्ट प्रगति दिखाई। उन्होंने ये घोषित नहीं किया कि चाय एक दवा है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हम उस व्यक्ति में जीवन की भावना को नकार नहीं सकते जिसने कभी मृत्यु को चुना था। अर्जुन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बस पीछे बैठकर सावधानी से नोट्स लेता रहा। सबके जाने के बाद वो वर्मा के पास गया। मैं जानता हूं कि आपको शोर पसंद नहीं है, लेकिन आपने सही काम किया।
वर्मा फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। मैंने बस वही किया जो मेरे विवेक को शांति से सोने के लिए आवश्यक था। सही या गलत का फैसला समय करेगा। अगले ही दिन हेलवांटेक को यूरोपीय स्वास्थ्य समिति से परीक्षण के परिणामों से संबंधित गलत सूचना के बारे में स्पष्टीकरण का अनुरोध मिला। एक अपंजीकृत निजी प्रयोगशाला का उपयोग घोषणा के आधार के रूप में करना समुदाय में दहशत फैलाने और अनुचित प्रतिस्पर्धा के संकेत के रूप में माना गया। निगम के भीतर कई शेयरधारकों ने संकट प्रबंधन रणनीति का विरोध करना शुरू कर दिया। रोहन को मुख्यालय से एक फोन आया। इस बार ये कोई अनुस्मारक नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। यदि स्थिति शांत नहीं हुई तो उसे आंतरिक स्रोतों को नियंत्रित न कर पाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वो चुप रहा और फिर फोन काट दिया। उसके दिमाग में अब जीवन और मृत्यु का खेल नहीं था, बल्कि एक शक्ति का खेल था जो नियंत्रण से बाहर हो रहा था। और चिकित्सा कक्ष में ईशा ने बिना सहारे के गलियारे में अपने पहले कदम उठाने शुरू कर दिए। हर कदम अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसकी नजरें अधिक स्थिर थीं। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन मुस्कान वापस आ गई थी। उस रात कई सालों में पहली बार वो रोई, दर्द के कारण नहीं, बल्कि खुशी के कारण। एक गहरी खुशी जिसने उसे एक बच्चे की तरह तकिए में मुंह छिपाकर सिसकने पर मजबूर कर दिया। सुनीता अंदर आई। उसे देखकर चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो एक गरम तौलिया और एक कप चाय के साथ वापस आई, जिसे परीक्षण के लिए उपयोग करने की अनुमति थी। ईशा ने उसे लेते हुए फुसफुसाया, अगर मैं बच गई तो मैं अपने जैसे लोगों के लिए एक जगह खोलना चाहती हूँ। अस्पताल नहीं, बल्कि एक घर जिसमें जड़ी बूटियों की गंध हो और लोग चुपचाप साथ हों। सुनीता मुस्कुराई, अपना हाथ धीरे से उसके कंधे पर रखा। तो यहीं से शुरू करो। तुम एक ऐसी कहानी फिर से लिख रही हो जो शायद खत्म हो चुकी होती। मीरा को एक हाथ से लिखा पत्र मिला, जिसमें भेजने वाले का नाम नहीं था। बस ये पंक्ति थी, उस चीज से ना डरने के लिए धन्यवाद जिसे दूसरे नहीं समझते। उसने उसे पढ़ने के बाद मोड़ा और अपनी नानी की पुरानी नोटबुक में रख दिया। अंधेरा हो गया था। उसने बरामदे के बाहर लकड़ी का चूल्हा जलाया और पानी के बर्तन में कुछ सूखी पत्तियां डाली। गंध उठी। ये अभी भी वही परिचित गंध थी, वो गंध जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन पूरे यूरोप में बहस का कारण बनेगी। घर जाते समय अर्जुन ने गेट के सामने एक अजीब कार खड़ी देखी। एक आदमी नीचे उतरा, उसे एक लिफाफा दिया और बिना कुछ कहे चला गया। लिफाफे के अंदर एक छोटा सा कागज था, जिस पर केवल एक पंक्ति थी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि तुम बहुत गहरी खुदाई कर रहे हो। अर्जुन ने कागज को मोड़ा और उसे अपने बैग के नीचे गुप्त डिब्बे में रख दिया। धमकी ने उसे डराया नहीं, केवल उसे उस चीज के मूल्य के बारे में और अधिक निश्चित कर दिया जिसका वो पीछा कर रहा था। जब कोई कहानी लोगों को इतना डरा देती है कि उन्हें चेतावनी भेजनी पड़ती है, तो ये स्पष्ट है कि उसके अंदर का सच उस जगह तक पहुंच गया है जिसे वे सबसे ज्यादा छिपाना चाहते थे। अगली सुबह ईशा शिमला शहर के एक छोटे से सभागार में दाखिल हुई, जहां उसने अपनी सहायता मृत्यु की इच्छा रद्द करने के फैसले के बाद अपनी पहली सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उसने एक सफेद शर्ट, मुलायम कपड़े की पैंट पहनी थी। कोई मेकअप नहीं, कोई मंचन नहीं, बस उसकी आंखों में चमक और धीमे लेकिन स्थिर कदम थे। हॉल खचाखच भरा था। हर जगह से मीडिया मौजूद था, कैमरे, रिकॉर्डर। रोशनी और क्लिक की तेज आवाज ने उद्घाटन से पहले एक तनावपूर्ण चुप्पी पैदा कर दी थी। ईशा बीच की मेज पर बैठ गई। उसके बाईं ओर डॉक्टर वर्मा थे और दाईं ओर प्रोफेसर जोशी, जिन्हें एक हर्बल दवा सलाहकार के रूप में भारत से आमंत्रित किया गया था। रिया पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे अपनी बहन को ताकत दे रही थीं। कोई मेजबान नहीं था, कोई लंबा भाषण नहीं था। ईशा ने सबसे पहले बात शुरू की। मैं ईशा मेहरा हूं। 1 महीने पहले मैं सहायता मृत्यु कक्ष में बैठी थी। इस जीवन को छोड़ने के लिए अंतिम इंजेक्शन की तैयारी कर रही थी। आज मैं यहां इसलिए नहीं बैठी हूं क्योंकि मैं ठीक हो गई हूं, बल्कि इसलिए कि मैं मरी नहीं हूं। और मुझे लगता है कि अगर मैं मरी नहीं हूं तो मुझे ये बात अपनी आवाज में कहनी चाहिए। कुछ तालियां बजीं और फिर जल्दी से रुक गईं, जैसे कि रुकावट का डर हो। ईशा ने बात नहीं काटी। उसने अपनी छोटी नोटबुक खोली और पढ़ना जारी रखा।
मैं ये घोषित नहीं कर रही हूं कि हर्बल चाय एक चमत्कार है, लेकिन मेरा मानना है कि एक इंसान के रूप में व्यवहार किए जाने की भावना, ना कि केवल एक मरीज के रूप में। मुझे आगे जीने के लिए प्रेरित करने वाला पहला कदम था, और अगर कोई छोटी सी चीज भी मुझे खड़े होने में मदद करती है तो उसे खतरा क्यों माना जाता है? डॉक्टर वर्मा ने विशिष्ट डेटा के साथ बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने 5 मुख्य श्रेणियों वाली एक सांख्यिकीय तालिका प्रस्तुत की। दर्द के संकेतक, नींद के घंटे, उपयोग की गई दर्द निवारक दवाओं की मात्रा, गतिशीलता और मूल्यांकन चार्ट के माध्यम से मनोवैज्ञानिक संकेतक। ग्राफ की रेखा गहरे लाल से हल्के नीले रंग में बदल गई और फिर धीरे धीरे हरे रंग की ओर बढ़ी। प्रोफेसर जोशी को बाद में बुलाया गया और उन्होंने धीमी और स्पष्ट हिंदी में बात की। एक अनुवादक बगल में खड़ा होकर हर वाक्य का अनुवाद कर रहा था। हमने एक ही स्रोत से 12 अलग अलग चाय के नमूनों का विश्लेषण किया है। परिणाम सभी सुसंगत थे, कोई विषाक्तता नहीं, कोई नशीला पदार्थ नहीं, कोई दीर्घकालिक संचय का खतरा नहीं। जड़ी बूटियां प्राचीन ज्ञान है, विज्ञान के विपरीत नहीं। हम प्रतिस्थापन की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरकता की, सबूतों के साथ, निगरानी के साथ और नैतिकता के साथ। उस वाक्य को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई अखबारों में एक नए नारे के रूप में उद्धृत किया गया, जो एकीकृत चिकित्सा की एक नई लहर के लिए था, जो अभी अभी उभरना शुरू हुई थी। जब माहौल शांत हो रहा था, एक युवा पत्रकार ने सवाल पूछने के लिए हाथ उठाया। ऐसी जानकारी है कि एक बड़ी दवा कंपनी ने इस प्रकार की चाय से सक्रिय संघटक पर शोध किया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। क्या ये जानकारी सही है? सभी की निगाहें प्रोफेसर जोशी पर टिक गईं। उन्होंने टालमटोल नहीं किया। हाँ, 10 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया में एक शोध शाखा ने न्यूरोपैथिक दर्द के इलाज के लिए हड़जोड़ में मौजूद यौगिक का उपयोग करने के लिए एक विषय पंजीकृत किया था। हालांकि विशेष स्वामित्व अधिकार स्थापित करने में कठिनाई के कारण विषय को स्थगित कर दिया गया था। मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड है, और ये प्रभावशीलता की कमी के कारण नहीं था। कमरे का माहौल बदल गया। लोग अब चाय को एक लोक रहस्य के रूप में नहीं, बल्कि व्यवस्था के एक संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रहे थे। एक सरल, सस्ती चीज जिसे पेटेंट द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उन लोगों के लिए एक समस्या बन सकती है जो बाजार की शक्ति पर जीते हैं। अर्जुन बीच की पंक्ति में बैठा था और अपनी नोटबुक में केवल एक वाक्य लिखा, डरावनी चीज वो नहीं है जो प्रभावी है, बल्कि वो है जिस पर कोई एकाधिकार नहीं कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी और जोरदार तालियों के साथ समाप्त हुई। ईशा उठी, थोड़ा सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और फिर बिना किसी के सहारे के मंच से नीचे उतर गई। ये दृश्य स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया गया और उस दिन की सबसे तेजी से फैलने वाली छवि बन गई। उसी शाम अर्जुन को एक गुमनाम स्रोत से एक फाइल मिली, जो रोहन और हेलवांटेक के सीईओ के बीच ईमेल का रिकॉर्ड था। सामग्री से पता चला कि रोहन ने स्टॉक में उतार चढ़ाव से पहले संचार को सक्रिय रूप से नियंत्रित करने के लिए अस्पताल से सभी आंतरिक दस्तावेज निगम को भेज दिए थे। ये समय उस समय से मेल खाता था जब मीरा को निलंबित कर दिया गया था और वीडियो लीक हो गया था। बिना देर किए अर्जुन ने तुरंत एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र से संपर्क किया और सभी सबूत प्रदान किए। साथ ही दस्तावेज प्रदान करने वाले स्रोत की पहचान की सुरक्षा का अनुरोध किया। 3 दिन बाद खोजी लेख सामने आया, जिसका शीर्षक था, जब दर्द खरीदा और बेचा जाता है, एक बीमार के बिस्तर से शेयरधारकों की मेज तक की कहानी। रोहन को आंतरिक रूप से बुलाया गया। मेहरा परिवार विभाजित हो गया। रिया ईशा के पक्ष में खड़ी थी, अंजलि चुप रही। विक्रम, पिता जो लंबे समय से केवल सम्मान की परवाह करते थे, को अब अपनी पसंद का सामना करना पड़ा। या तो अपनी बेटी के जीने के अधिकार की रक्षा करे या अपने परिवार की छवि की रक्षा करे। घर पर एक गुप्त बैठक में विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कभी सोचा था कि तुम्हें मरने देना प्यार का सबसे बड़ा तरीका है, लेकिन शायद तुम्हें अपनी शर्तों पर जीने देना और भी मुश्किल है। रोहन चुप रहा और कोई जवाब नहीं दिया, बस कमरे से चला गया। पीछे एक ऐसी हार छोड़कर जिस पर किसी ने आरोप नहीं लगाया, लेकिन हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था। शाम को ईशा ने मीरा को एक छोटा संदेश भेजा, आज मैं बिना किसी के सहारे के मंच से नीचे उतरी, लेकिन मुझे याद है कि जिस पहले व्यक्ति ने मुझे चलने के लिए प्रेरित किया वो तुम थी। मीरा ने संदेश पढ़ा और जवाब नहीं दिया। उसने फोन बंद कर दिया। मेज पर रखी खाली शीशी का ढक्कन खोला। शीशी में चाय बहुत पहले खत्म हो गई थी,
लेकिन इसे अभी भी एक पवित्र वस्तु के रूप में रखा गया था, अंदर की चीज के लिए नहीं, बल्कि उस चीज के लिए जिसने इसे कभी जगाया था। कहीं और प्रोफेसर जोशी विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में खड़े थे और वर्मा को एक छोटा दस्तावेज दे रहे थे। ये एक एकीकृत हर्बल दवा समूह स्थापित करने का प्रस्ताव था। कुछ बड़ा नहीं, बस 5 बिस्तर, एक भाप कक्ष और हर सुबह एक केतली चाय बनाने के लिए पर्याप्त रसोई। वर्मा ने कागज को देखा और सिर हिलाया। शायद ये शुरू करने का सबसे सही तरीका है, छोटे से, सच्चाई से और विश्वास से। 2 सप्ताह से भी कम समय में आधिकारिक निर्णय जारी किया गया। ईशा के साथ एक व्यक्ति परीक्षण समूह को एक छोटे पैमाने की नैदानिक एकीकृत इकाई में विस्तारित किया जाएगा, जो जटिल न्यूरोपैथिक दर्द की स्थिति वाले 3 रोगियों पर प्रायोगिक तौर पर होगा, जिनमें से कम 2 का आधुनिक तरीकों से इलाज किया गया था, लेकिन कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिला था। इस इकाई का अस्थायी नाम कनेक्टिंग ब्रिज प्रोग्राम रखा गया, जो शिमला अस्पताल के प्रबंधन के अधीन था, जिसमें पश्चिमी चिकित्सा और हर्बल दवा के बीच सख्त निगरानी वाले सभी संकेतकों के साथ समन्वय था। पहले परीक्षण दौर के लिए चुने गए 3 मरीज 3 अलग-अलग क्षेत्रों से थे। पहली एक 46 वर्षीय महिला थी जिसे कूल्हे की सर्जरी के बाद न्यूरोपैथिक दर्द था, और वो 1 साल से उच्च खुराक वाली दर्द निवारक दवाओं का उपयोग कर रही थी। दूसरा एक 38 वर्षीय पुरुष था जिसे कार दुर्घटना में लगी चोट के बाद लगातार दर्द सिंड्रोम था। तीसरी एक 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला थी जिसे कैंसर के इलाज के बाद न्यूरोपैथिक दर्द था और वो लंबे समय तक दुष्प्रभावों से पीड़ित थी। पहले 21 दिनों के दौरान शोध दल ने हर संकेतक की निगरानी की। प्रारंभिक परिणामों से पता चला कि 3 में से 2 रोगियों ने स्पष्ट रूप से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। दवा में कमी, दर्द में कमी, नींद में सुधार, बेहतर भोजन और स्थिर मनोदशा। तीसरे मामले में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कोई चिंताजनक दुष्प्रभाव भी नहीं दिखा। दिन बीतते गए, डेटा मोटा होता गया, और प्रत्येक पृष्ठ का अर्थ मेडिकल रिकॉर्ड से परे था। ये इस बात का सबूत था कि कुछ तरीके जिन्हें भुला हुआ माना जाता था, वास्तव में केवल सही तरीके से देखे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जनमत बदलने लगा। शुरुआती लेख जो व्यंग्यात्मक और उपहासपूर्ण थे, धीरे धीरे टेलीविजन और वैज्ञानिक मंचों पर गंभीर चर्चाओं से बदल दिए गए। मेडिकल स्कूल ईशा की कहानी को चिकित्सा नैतिकता कार्यक्रमों में एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में शामिल करने लगे कि कैसे रोगियों को सुनना है। हेल्वनटेक ने चुपचाप अपनी पुरानी घोषणा वापस ले ली। निदेशक मंडल द्वारा एड्रियन क्रूगर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के बाद एक नया सीईओ नियुक्त किया गया। ये सब एक संक्षिप्त विज्ञप्ति में हुआ, जिसमें लोक हर्बल दवा के स्वतंत्र परीक्षण के परिणामों पर कोई और टिप्पणी नहीं की गई। अस्पताल के एक उज्जवल कमरे में रोहन मीरा से मिलने आया। जब से सब कुछ शुरू हुआ था, ये पहली बार था। वे एक दूसरे के सामने बैठे, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। मीरा ने सीधे रोहन की आंखों में देखा। कोई नाराजगी नहीं, कोई नफरत नहीं, बस एक चुप्पी जो सच बोलने का इंतजार कर रही थी। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। मैं माफी मांगता हूं। मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ सेकंड बीतने दिए और फिर धीरे धीरे कहा, किस लिए? प्रतिष्ठा के डर को जीवन से ऊपर रखने के लिए। ये सोचने के लिए कि बिना डिग्री वाले व्यक्ति के पास सुनने लायक कुछ नहीं है, और ये ना समझने के लिए कि कुछ चीजें जिन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती वास्तव में शक्तिशाली होती हैं। कमरे का माहौल घना था, लेकिन इस बार तनाव के कारण नहीं, बल्कि कुछ हल्का होने जैसा था। मीरा ने सिर हिलाया, ना तो माफ किया और ना ही दंडित किया। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो इस शब्द को सुनने की हकदार है। रोहन उठा और आखिरी बार मीरा को देखा। ना जाने के लिए धन्यवाद। शाम को अर्जुन ने अपनी खोजी श्रृंखला का अंतिम लेख प्रकाशित किया। अब कोई पूछताछ नहीं, कोई पर्दाफाश नहीं, बस एक मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का वर्णन करने वाला एक लेख। शीर्षक ईशा के शब्द थे, कोशिश करने का अधिकार, जब मृत्यु ही एकमात्र रास्ता ना हो। ये लेख पूरे देश में फैल गया। कई जगहों से मीरा को बात करने, अपने अनुभव साझा करने के लिए निमंत्रण भेजे गए। उसने सभी को मना कर दिया। वो एक रोल मॉडल नहीं बनना चाहती थी, वो बस मौका मिलने पर देखभाल का काम जारी रखना चाहती थी।
समाचार और लेखों की पंक्तियों के बीच उस डॉक्टर ने, जिसने कभी परीक्षण मॉडल की तीखी आलोचना की थी, वर्मा को एक अप्रत्याशित प्रस्ताव भेजा। एक स्थायी एकीकृत इकाई स्थापित करें, 5 बिस्तरों से शुरू करें, अपने नियमों के साथ। 2 उपचार दृष्टिकोणों का समन्वय करें, लेकिन विरोध न करें। इस बार प्रस्ताव पर उनके आधिकारिक हस्ताक्षर थे। एक आंतरिक कार्य बैठक में वर्मा ईशा की ओर मुड़े, आधा मजाक में पूछा, अगर एक दिन इस जगह पर एक नया साइन बोर्ड हो तो तुम उस पर क्या लिखा देखना चाहोगी? उसने एक पल सोचा और फिर कहा, कोई चमत्कार नहीं, बस सुनने वाले लोग हैं। मीरा को अस्पताल से एक फोन आया। दूसरी तरफ वर्मा की आवाज थी, क्या तुम वापस आना चाहोगी? अब सफाई कर्मी के रूप में नहीं, बल्कि एक आधिकारिक शोध सहायक के रूप में। मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बगीचे की ओर देखा, जहां जड़ी बूटियों के पौधे उग रहे थे। उसे अपनी नानी की आखिरी सलाह याद आई, दवा इलाज के लिए नहीं, बल्कि लोगों को जीने की भावना याद दिलाने के लिए बनाई जाती है। मीरा ने फोन उठाया। हाँ, मैं वापस आऊंगी। उस रात मेहरा परिवार के लिविंग रूम में अंजलि अपनी 2 बेटियों के बीच बैठी थी। रिया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। रोहन कुछ कदम दूर बैठा था। उसकी आंखें दूर देख रही थीं। उसने चाय का गिलास पकड़ा और फुसफुसाया, एक समय था जब मैंने सोचा था कि हमारा परिवार एक घूंट चाय के कारण टूट जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही हमें एक साथ बैठाएगा। ईशा ने चाय को देखा। विक्रम लंबे समय तक चुप रहा और फिर बोला, मैं पौधों या विश्वास में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं व्यवस्था में विश्वास करता हूं। लेकिन आज मुझे लगता है कि एक नई तरह की व्यवस्था है, जब लोग उन चीजों को स्वीकार करना सीखते हैं जिन्हें वे नहीं समझते हैं। 2 महीने बाद शिमला अस्पताल से संबंधित इमारत के अंत में स्थित छोटे से दरवाजे के सामने एक लकड़ी का बोर्ड लटका दिया गया। बोर्ड पर 3 भाषाओं में सरल शब्दों केरे गए थे, एकीकृत इकाई, जहां शरीर को सुना जाता है और एक दूसरे को सुना जाता है। कोई उद्घाटन समारोह नहीं, कोई लाल रिबन नहीं और कोई लंबा भाषण नहीं। प्रमुख डॉक्टर वर्मा थे, जो कभी सबसे कठोर व्यक्ति थे। अब पहले व्यक्ति थे जो अंदर गए और प्रत्येक रोगी के लिए दरवाजा खोला। ईशा को एक अनुभव सहायक के रूप में आमंत्रित किया गया था, एक रोगी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कभी जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा था। उसने कोई नाम टैग नहीं पहना था, बस सामान्य कपड़े पहने थे और अन्य स्वयंसेवकों के साथ नए रोगियों से बात करती थी, उन्हें अपनी दर्द डायरी लिखने में मदद करती थी और उनके साथ डर से बाहर अपने पहले कदम चलती थी। मीरा एक पूरी तरह से नई भूमिका में अस्पताल लौटी। उसके पास अपना डेस्क था। वो प्रत्येक रोगी की प्रगति को रिकॉर्ड करती थी और उपयुक्त सहायता का प्रस्ताव देने के लिए भौतिक चिकित्सक, फार्माकोलॉजिस्ट और नर्सों के साथ समन्वय करती थी। वो अभी भी ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन हर बार जब वो कमरे में प्रवेश करती थी तो लोग हवा में एक हल्की सी शांति महसूस करते थे। शायद इसलिए कि वो छोटी सी आकृति सभी संदेहों से गुजर चुकी थी और अपना विश्वास नहीं खोया। एक सुबह जब शोध दल अनिद्रा के रोगियों के लिए सुगंध का परीक्षण करने के लिए चाय बना रहा था, वर्मा ने मजाक किया, मीरा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि चाय की गंध बीमारियों का इलाज कर सकती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस तरह से तुम इसे लोगों को देती हो। वही अंतर है। मीरा बस हल्की सी मुस्कुराई और कोई जवाब नहीं दिया। उसने चाय की ट्रे को भौतिक चिकित्सा क्षेत्र के बगल में बने नए भाप कक्ष में ले गई। सूखी पत्तियों की हल्की गंध फैली, उसे अपनी नानी की याद आ गई। 1 हफ्ते बाद ईशा और उसकी मां अफ्रीका के लिए रवाना हुई, जहां उसने बीमार होने से पहले एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया था। इस बार त्याग के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए। वे अपने साथ हर्बल पैकेज के कई दर्जन सेट ले गए, जो शोध दल का एक उत्पाद था, जिसमें मीरा के नुस्खे, प्रोफेसर जोशी के ज्ञान और संस्थान के परीक्षण मानकों का संयोजन था। उस पैकेज का विज्ञापन इलाज की दवा के रूप में नहीं किया गया था, बस एक मानसिक और आरामदायक सहायता पैकेज के रूप में। लेकिन इसे 3 भाषाओं में स्पष्ट निर्देशों के साथ सावधानीपूर्वक पैक किया गया था। जाने से पहले विदाई समारोह में वर्मा ने ईशा से कहा, तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अभी भी यहाँ खड़ा होना ही हमारे लिए एक अलग तरीके से ठीक होने में विश्वास करने के लिए पर्याप्त है। ईशा ने सिर हिलाया, उसकी आंखें गर्म थीं।
अब पहले की तरह थकी हुई नहीं थी। उसने कार में बैठने से पहले मीरा का हाथ धीरे से दबाया। कुछ नहीं कहा। उस पकड़ को शब्दों की जरूरत नहीं थी। भारत में एक बड़े तूफान ने मध्य क्षेत्र को तबाह कर दिया, जिससे उस छोटे से गांव में कई कब्रें बह गईं जहां मीरा का जन्म हुआ था। उसे रिश्तेदारों से खबर मिली। उसकी नानी की कब्र का आधा हिस्सा बह गया था और उसे फिर से बनाने की जरूरत थी। सप्ताह की आखिरी ड्यूटी के बाद मीरा ने 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया और घर के लिए टिकट बुक किया। पुरानी पहाड़ी पर स्थित कब्रिस्तान में वो उस जमीन के सामने चुपचाप खड़ी थी, जिसे रिश्तेदारों ने अस्थायी रूप से ठीक कर दिया था। उसने अपने कपड़े के थैले में एक छोटी सी चीज रखी थी, वो कांच की शीशी जिसमें कभी चाय थी। अब खाली शीशी का कोई औषधीय मूल्य नहीं था, लेकिन ये एक ऐसे विश्वास का प्रमाण थी जिसने एक गरीब गांव से ऑस्ट्रिया के एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान तक एक पूरा चक्कर लगाया था और फिर अपनी शुरुआत में वापस आ गया था। मीरा ने शीशी को कब्र पर रखा, बैठ गई और फुसफुसाया, मैं लोगों को बचाने के लिए आपकी दवा नहीं लाई, मैं बस वो विश्वास लाई जो आपने सिखाया था कि लोग वास्तव में तभी जीते हैं जब वे महसूस करते हैं कि कोई उनके साथ है, कुछ करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ना छोड़ने के लिए। हवा का एक हल्का झोंका आया, कोई पवित्र संकेत नहीं, कोई विशेष संकेत नहीं, बस हवा। लेकिन उसके मन में एक खालीपन भर गया था। उस दोपहर वो अपनी नानी के घर लौटी, जो घर झुक गया था और जिसकी आधी छत काई से ढकी हुई थी। वो बरामदे के सामने बैठी अपनी पुरानी नोटबुक खोली। जड़ी बूटियों के रिकॉर्ड, एक्यूप्रेशर चार्ट और फीकी स्याही वाले बॉल पॉइंट पेन से लिखे छोटे निर्देशों के हर पन्ने को पलटा। उसने एक सफेद कागज निकाला, नए अध्याय के लिए पहली पंक्ति लिखी। देखभाल दवा से शुरू नहीं होती, बल्कि उस पहली नजर से शुरू होती है जो ये सुनना जानती है कि किसी को कहां दर्द हो रहा है। जब वो वापस लौटी तो वो अपने साथ कुछ बीज लाई, दवा का बगीचा लगाने के लिए नहीं, बल्कि उन चीजों को फिर से बोने के लिए जो आधुनिक चिकित्सा की संवेदनहीनता के बीच खो गई थीं। एकीकृत इकाई के पिछले बरामदे के नीचे छोटे गमलों की एक पंक्ति बड़े करीने से रखी गई थी। प्रत्येक गमले पर एक मरीज का नाम लिखा था जिसे संयुक्त चिकित्सा से सहायता मिली थी। कोई प्रशंसा पत्र नहीं, कोई सांख्यिकीय संकेतक नहीं, बस हरे पौधे। एक देर शाम वर्मा ने मीरा को अपने फोन से एक तस्वीर भेजी। एक नया मरीज 4 दिन की अच्छी नींद के बाद बिना उच्च खुराक वाली दर्द निवारक दवाओं के एक उज्जवल मुस्कान के साथ इकाई में प्रवेश कर रहा था। संलग्न संदेश था, विज्ञान की जीत नहीं, परंपरा की जीत नहीं, बल्कि लोगों के हाथ मिलाने की जीत। मीरा ने संदेश पढ़ा और मुस्कुराई। उसने जवाब नहीं दिया, वो बस आंगन में पौधों को पानी देने गई। एक खाली कोने में एक नया गमला रखा और फिर अपना काम जारी रखने के लिए वापस चली गई। कोई भी सुर्खियों के केंद्र में नहीं खड़ा था, कोई भी नायक नहीं बना, कोई विजेता नहीं था और कोई हारने वाला भी नहीं था। बस वे लोग थे जो कभी खाई के किनारे पर चले थे, अब एक साथ बैठकर एक केतली चाय साझा कर रहे थे। बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को ये याद दिलाने के लिए कि कभी-कभी जो चीज किसी व्यक्ति के जीवन को बचाती है वो गोली में नहीं होती, बल्कि उस तरीके में होती है जिस तरह से हम उन्हें एक गिलास पानी देते हैं, ठीक उसी समय जब उनके पास अपना हाथ उठाने की भी ताकत नहीं बची होती। वो यात्रा जो ईशा के सहायता मृत्यु बटन पर हाथ रखने के दिन समाप्त हो गई थी, वास्तव में ये उसी क्षण से शुरू हुई थी और उसके बाद हर दिन धीरे धीरे विनम्रता से और बहुत ही मानवीय तरीके से कहानी को आगे लिखा गया। कहानी के अंतिम क्षणों तक धैर्यपूर्वक अनुसरण करने के लिए धन्यवाद। एक साधारण चाय के घूंट के पीछे आधुनिक समाज को प्रतिबिंबित करने वाली एक पूरी यात्रा है, जहां इंसानों को तर्क के सांचे में धकेला जा रहा है, जहां दर्द को संकेतकों से मापा जाता है और उम्मीद को नुस्खों तक सीमित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता, जैसे सही समय पर एक हाथ पकड़ना, एक नज़र जो नहीं छोड़ती, या एक सुगंध जो लोगों को याद दिलाती है कि वे कभी इंसान थे।
ये कहानी लोक कथाओं की प्रशंसा नहीं करती और ना ही ये चिकित्सा का विरोध करती है। ये हमें बस ये याद दिलाती है कि कभी-कभी जो चीज़ एक जीवन को बचाती है वो इस बात में नहीं है कि कौन ज़्यादा सही है, बल्कि इस बात में है कि कौन ज़्यादा करीब है। यदि आप कभी जीवन की भागदौड़ में खो गए हैं तो कृपया याद रखें कि यदि केवल एक व्यक्ति धैर्यपूर्वक आपके बगल में बैठता है, चुपचाप आपको एक गिलास गर्म पानी देता है, तो जीवन की सबसे बड़ी ठंड भी पिघल सकती है। कृपया जीवन का प्रकाश चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम उन जगहों पर और अधिक प्रकाश चला सकें जो बुझ चुकी थीं। दोस्तों, आप सब कहां से हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हमेशा सुरक्षित रहें और आपके जीवन में शांति बनी रहे। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सब के साथ जरूर साझा करें। हमें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा।